तो कल हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पूरा रिवीजन किया था, पूरा चैप्टर का। और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पहले पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से उसको फोकस कर पाओ या सॉल्व क्वेश्चंस कर पाओ। क्या पहला चीज क्या आता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में पहला चीज आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो, अगर मान लो यहां पे कोई सोर्स चार्ज है, मान लो Q, कैपिटल Q, कोई एक बड़ा सा चार्ज है। अब इसके वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर इधर लग रहा है। अब मान लो एक चार्ज, स्मॉल चार्ज मान लो यहां पे रखा हुआ है, ये है मान लो पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे रखा हुआ है मान लो कोई स्मॉल चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू को अगर मैं पॉइंट ए पे लाना चाहूं, पॉइंट ए पे लाना चाहूं माइनस क्यू, तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं मान के चल लूं ये प्लस क्यू चार्ज, जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल कर रहा होगा। तो ये चार्ज को इधर धक्का दे रहा होगा इस तरफ, लेकिन मैं पहले उसको क्या लाना चाहता हूं? ए पोजीशन, मतलब उसके और नजदीक लाना चाहता हूं। तो और नजदीक लाने के लिए मैंने एक फोर्स लगाया, एक्स्ट्रा वर्क किया या एक्सटर्नल वर्क डन प्रोवाइड किया। तो इसी को जो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, मतलब पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, जब यहां पे इस पॉइंट पे जब चार्ज है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट बी, और इस पॉइंट पे जब चार्ज है तो पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी मेरा कितना हो जाएगा? वीबी माइनस वी ए। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू ए बी, मतलब बी से ए तक लाने में उस चार्ज को मैंने जितना काम किया उसको मैं बोलूंगा डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू जो चार्ज में लेके आया, और इसी को हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट आपका होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, और इसी में अगर हम थोड़ा और आगे चले, समझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अगर मैं कोई भी चार्ज को अगर इंफिनिटी से यहां पे ला रहा हूं, यहां पे बी से ए लाया, मैं अगर कोई भी चार्ज को इंफिनिटी से यहां पे ला रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस चार्ज का पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों ऐसा बोला जाएगा? क्योंकि हम V एट पोटेंशियल क्या मान, इंफिनिटी या V एट इंफिनिटी हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? वो जीरो होता है। तो अगर मैं कोई भी चार्ज को इंफिनिटी से कोई भी एक पॉइंट पे लाता हूं, देन हम उसको क्या बोलेंगे? वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा क्या हो गया? W वर्क डन मतलब ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, ब्रिंगिंग ए चार्ज कहां से? इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू क्या है? जो चार्ज को आप लेके आए, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर मैं एक पॉइंट से दूसरा ला रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर मेरा जो इंफिनिटी से कोई एक पॉइंट पे, डिजायर्ड पॉइंट पे ला रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका भी एसआई यूनिट क्या है? इसका भी एसआई यूनिट आपका वोल्ट ही है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू W बाय क्यू। V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय क्यू। और वर्क डन मेरा कितना होगा? वर्क डन विल बी, तो कितना हो जाएगा?
1/4πε0 इंटू Q बाय R, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला पोटेंशियल का। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मेरा कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाय R। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू ए डाइपोल, एक डाइपोल के वजह से कितना होगा, ड्यू टू ए डाइपोल V विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा। वेयर ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट। उसके बाद एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन हमारा जो पोटेंशियल होगा V वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल मेरा कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद एट कोई भी जनरल पोजीशन, एट एनी जनरल पॉइंट, किसके लिए, डाइपोल के लिए। ये मैं डाइपोल के लिए बात कर रहा हूं। एक्सियल क्या होता है, अब इसको समझ लो। अगर ये दो चार्जेस हैं +Q -Q, तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन, ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। इन दोनों पोजीशन के अलावा और बाकी कोई भी पोजीशन वो है जनरल पॉइंट। तो कितना होगा, जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉइंट, एंगल जो पॉइंट आप लिए हुए हो, एंगल बिटवीन द पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट, ये P के बीच में, एंड डाइपोल मोमेंट एंड P, ये थीटा उसके बीच का एंगल है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उन सारे चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा कितना होगा, V विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू समेशन ऑफ I1 से लेके N QI बाय RI, QI बाय RI मतलब जितने नंबर ऑफ चार्जेस है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अलग अलग अगर होंगे। जैसे कि मान लो यहां पे एक चार्ज है, 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 और मुझे इस पॉइंट पे इन सबके वजह से पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग डिस्टेंस होंगे, ये अलग डिस्टेंस, ये अलग डिस्टेंस, ये अलग डिस्टेंस, तो ये सारे डिस्टेंसेस हैं और ये सारे चार्जेस हैं, सबके वजह से पोटेंशियल निकाल दो और उसको ऐड कर दो, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईपी। ये हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू -dV बाय dr, ये होता है। ठीक है, dV बाय dr क्या है, dV बाय dr इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, R लिखा हुआ है ना, यहां पे R हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of decreasing potential, ठीक है।
तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी बाई डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। और ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो वैसे वैसे ही पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता जाता है, वो आपका नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे और चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही पता चलता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, एक सरफेस जहां पे हर पॉइंट पे, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा सेम हो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वर्क डन ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमेशा जीरो, वर्क डन इज जीरो। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमारा जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली हम जो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालते हैं। तो अगर एक सरफेस है जिसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन मेरा कितना हो गया, जीरो। तो हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब जो भी, अगर मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे इसके सरफेस से। ठीक है, तो उसे तो ये उसका एक दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो इसको हम पूरा सिंपल सादा लैंग्वेज में अगर समझे, मैं बता रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि मान लो, अब इसको ऐसे समझना, मान लो आपके पास 6-7 चार्जेस है या 10 चार्जेस है जो कि अलग अलग जगहों पे रखे हैं और उन सब चार्जेस को आपको एक ही जगह पे लाना है। तो आपको क्या करना होगा, सब चार्जेस को कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होगा। जो दूर बैठा होगा, जो दूर चार्ज होगा उसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा पास लाने में, और जो पास में होगा उसको कम फोर्स लगेगा पास लाने में। तो जो सारा वर्क डन आप करोगे सारे चार्जेस को एक जगह असेंबल करने में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charges from their respective location, from their respective locations to a certain point, to a certain point, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक, उतना एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दो चार्जेस, अगर मान लो दो चार्जेस, फॉर टू चार्जेस कितना हो जाएगा, फॉर टू चार्जेस आपका कितना हो जाएगा, U, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, किससे, U से। तो दो चार्जेस के लिए U इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो चार्जेस को लाने में W1 प्लस W2।
तो वर्क डन इन W1 प्लस W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12। R12 क्या होता है, जो डिस्टेंस 1 और 2 दोनों को लेके आ रहे हो, तो दोनों के बीच में जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस होगा उसको लाने में जितना एनर्जी लग रहा होगा या जितना पोटेंशियल वो स्टोर करेगा। तो अब अगर मान लो फॉर ए सिस्टम, मान लो 3 चार्जेस है, फॉर 3 चार्जेस कितना हो जाएगा, फॉर 3 चार्जेस U will be equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R12 plus Q2 Q3 divided by R23 plus Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर 3 चार्जेस। अगर 4 चार्जेस हो गए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय R23 प्लस Q1 इंटू Q4 डिवाइडेड बाय R14। वैसे ही सारे के लिए रेस्पेक्टिव निकाल के उसको ऐड करना होता है। अब मान लो इसी पोटेंशियल एनर्जी में अगर ये सारे चार्जेस को मैं क्या कर दूं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, क्या कर दूं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तब मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी of 2 point charges in an external electric field, in an external electric field कितना हो जाएगा, U will be equal to Q1 into V due to R1 plus Q2 into V due to R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे आया, क्या आया, कहां से आया, ये हमने डिटेल क्लास में पढ़े हुए, ठीक है। अगर चाहो तो वो वीडियो YouTube पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट इस चैप्टर का मिल जाएगा, अगर जाके देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल। अगर एक डाइपोल को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू P इंटू E कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। इसका भी पूरा अच्छे से मैंने आपको क्लास में, रेगुलर क्लास में समझा दिया था। अब चाहो तो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अब जब थीटा मेरा कितना हो जाएगा, अब इसको देखो, ये जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे कन्वेंशन के लिए, हमारे सहूलियत के लिए हम क्या लेते हैं, हम थीटा को 90 डिग्री लेते हैं। अगर थीटा मेरा θ1 जो इनिशियल थीटा होता है उसको हम 90 डिग्री लेते हैं, तो देयरफॉर अगर θ1 मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, U विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। यहां पे θ1 को 90 डिग्री, हाँ θ1 को 90 डिग्री, तो U मेरा माइनस PE कॉस थीटा लिया जाता है, जो हम जनरल फॉर्मूला बुक में पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए क्या याद रखना होता है, θ1 हमारा कितना है, 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर आप अगर आपको 2 एंगल अलग अलग थीटा गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसका डेरिवेशन हमने रेगुलर क्लासेस में किया हुआ है, जाके वीडियो देख लेना अगर याद नहीं है। और डेरिवेशन अगर देख लोगे, एक बार समझ लोगे, तो फायदा क्या होगा, अगर बीच में से भी कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आप कर सकते हो। एज बिकॉज ये रिविजन क्लास है तो मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जो भी सारी चीजें हैं मैं बस फॉर्मूला क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं। देखो ये वाला जो टॉपिक है पोटेंशियल, ये वाला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड एमसीक्यू बहुत अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्या क्या, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
फील्ड इज 0, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर, और जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द surface of a charged conductor, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर हमारा क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर इज 0, क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। और पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट within or on the surface of the conductor, or on the surface of the conductor। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको दिमाग में रखना जरूरी है। एमसीक्यू एज बिकॉज आपका टर्म 1 में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, तो थियोरिटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उसमें से एमसीक्यू बना के डाल देता है, या फिर केस बेस्ड स्टडीज जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी डाल देता है। तो कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में क्लियर होना जरूरी है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर और आगे चलेंगे। अच्छा, यहां पे और कुछ चीजें भी समझ लो, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कितना होता है, कंडक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा आपका क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लास्ट क्लास हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक, अगर एक हॉलो कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर है जिसका अंदर खाली है, हॉलो कंडक्टर में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज, अगर ये चार्ज भी हो, इनसाइड द हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर क्या होता है, इज 0, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर कंडक्टर है और वो स्पीयर, मान लो वो स्पीयर है या फिर कोई भी दूसरे शेप का है, अगर वो चार्ज भी आप कर लो तो उसके अंदर या जो हॉलो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर ये एक डिवाइस है जो इस्तेमाल किया जाता है चार्ज को स्टोर करके रखने में, ठीक है, या यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एक क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। उसके बाद आता है कैपेसिटेंस, और एक टर्म कैपेसिटेंस क्या होता है, एक कैपेसिटर कितना चार्ज उसमें स्टोर कर सकता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। मतलब एक कैपेसिटर अपने में कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या होता है, टोटल चार्ज स्टोर्ड, डिवाइडेड बाय V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। अब इसका जो SI यूनिट होता है क्या होता है, SI यूनिट जो होता है ये हमारा फैरेड होता है। हम कभी भी 1 फैरेड इस्तेमाल, प्रैक्टिकली हम कभी भी 1 फैरेड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो जनरली हम मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, इन सब का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमने पढ़ा हुआ है। पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा कितना होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, वेयर A क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, यह आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, सीरीज में अगर कनेक्ट करते हो तो नेट कैपेसिटेंस आपका कितना हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस होगा 1/C नेट या इफेक्टिव जो भी बोलो, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn ये होगा। और अगर पैरेलल में कनेक्ट करो, पैरेलल में अगर कनेक्ट किया जाए तो C नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, ये आपका नेट कैपेसिटेंस होगा अगर कैपेसिटर्स को हम किसमें सीरीज करें, पैरेलल में। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन इधर सीरीज में वही होता है, और इधर रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहां पे कैपेसिटर के लिए पैरेलल में होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड, कितना एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसको हम कैसे फॉर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 Q स्क्वायर बाय C, इसको हम और भी लिखते हैं 1/2 CV स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं 1/2 QV। तो ये तीन फॉर्मूला आपके पास होता है टू एक्सप्रेस या बताने के लिए कि एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। और अगर सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हो, सीरीज करो या फिर पैरेलल करो, कोई भी कॉम्बिनेशन करो, तो एनर्जी स्टोर या नेट एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे, U नेट विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN। ठीक है, जितने कैपेसिटर्स होंगे एक हर कैपेसिटर में, कोई भी कैपेसिटर लो, अगर आप उसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हो, तो नेट एनर्जी उसमें कितना स्टोर होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN। इसका मतलब क्या है, चाहे वो सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा। एनर्जी का या टोटल एनर्जी कितना होगा, सारा कैपेसिटर में जितना जितना एनर्जी स्टोर्ड है सबको ऐड कर दो तो आपको नेट एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U या टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2। अब ये क्या है, इसको जरा समझ लो। क्या होता है, अगर चार्ज करने से पहले एक कैपेसिटर का कुछ चार्ज था, उसके बाद चार्ज करने के बाद उसको मैं दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, तो जो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ये रेशियो है, C1 बाय C2 इज इक्वल टू Q1 डैश बाय Q2 डैश। मतलब चार्ज करने से पहले चार्ज या एनर्जी डिवाइडेड चार्ज और ना चार्ज कनेक्ट करने से पहले चार्ज और ना कनेक्ट करने से पहले चार्ज। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे भी एमसीक्यू बनते हैं, तो इसका भी अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाना, इसके रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है।
ठीक है, जहां जहां इंपोर्टेंट मैं बोल रहा हूं वहां वहां मार्क करना और उसको थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ लेना। ठीक है, उधर से एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। हालांकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, मैं कभी भी नहीं बोलता ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं मैं वो पार्ट बोल देता हूं, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब अगर दो चार कैपेसिटर को मैं जोड़ता हूं या फिर वो चार्ज है अनचार्ज है उसको मैं जोड़ता हूं या हटाता हूं, तो उसमें जो एनर्जी का लॉस होगा वो कितना होगा, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू C1C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने में से चार्ज को पार करने नहीं देते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने में से पास करने देते हैं। चार्जेस को अपने थ्रू फ्लो करने नहीं देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने थ्रू से फ्लो करने देते हैं। क्या है? डज नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट बट अलाउज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल की अगर बात करें, ग्लास, एयर, वैक्स, ये सारे डाइलेक्ट्रिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक को डालते हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बिटवीन द टू प्लेट्स या टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, वो घट जाता है। इसको भी याद रखना। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट लिख चुके हो इस वाले बोर्ड पे। उसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और K इज इक्वल टू कितना होता है, K इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय E या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद और एक चीज इसमें आता है जो कि है ससेप्टिबिलिटी। इसको ये जो सिंबल है इसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, CHI इसका सिंबल का स्पेलिंग है, और सायर इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो साई इज इक्वल टू कितना होता है, साई इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है, K इज इक्वल टू, याद रखना, K इज इक्वल टू 1 प्लस साई। इस रिलेशनशिप के रिलेटेड भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप याद रखना इनके बीच का। उसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मैंने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, वो एक इंसुलेटर होता है। बेसिकली वो क्या है, वो एक इंसुलेटर है जो अपने में से चार्ज को फ्लो करने नहीं देता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें से पास कर सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जो अपने में से चार्ज को फ्लो करने का जो क्षमता है, जो उसका औकात है, औकात तो नहीं बोल सकते, जो उसका कैपेसिटी है उसको तोड़ने ना दे। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज को रोकता है फ्लो करने में, वैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो कैपेबिलिटी है एक मटेरियल का जो अपने से चार्ज को फ्लो होने नहीं देता। जब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तब वो मटेरियल क्या बन जाएगा, इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन ए डाइलेक्ट्रिक without causing the property of insulation मतलब उसमें से चार्ज फ्लो होने ना देना, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए, यहां पे मैंने लिखा था पहले कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां पे क्या था? डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं था, मतलब उनके बीच में क्या मौजूद था? उनके बीच में वैक्यूम था, ठीक है, उनके बीच में वैक्यूम था, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अगर एक डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K, ठीक है। और ये D क्या होता है? D होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट और T क्या होता है? थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। और अगर ये क्या है? जब इनकम्प्लीट क्या बोल सकते हैं उसको, जब एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंप्लीटली फील्ड ना हो, मतलब कुछ वैक्यूम हो और कुछ डाइलेक्ट्रिक हो, तब ये फॉर्मूला लगाओगे। और अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक उसमें मौजूद है या डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीट मौजूद है, तब क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये क्या है? इनकम्प्लीट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, या बोल सकते हो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब T इज अगर लेस देन हो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हो जाए, तब कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट K इंटू A डिवाइडेड बाय D, ठीक है, वेयर K क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहां पे तो हमने क्या डाला था? डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला था। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बदले अगर मान लो मैं एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं, क्या डाल दूं? एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं, तब मेरा कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब, कितना हो जाएगा? C विल बी इक्वल टू D बाय D माइनस T इंटू C नॉट क्या है? जब C नॉट हमारा क्या है? C नॉट कैपेसिटेंस बिफोर कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक या विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, या कुछ भी डालने से पहले जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम C नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है। तो अब देखो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, या कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, या फिर ये वाला, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 में जो 2022 सिलेबस में जो भी सारे टॉपिक्स थे उसको हमने ब्रीफली पूरा रिवाइज कर दिया है। इसके अलावा और कोई भी टॉपिक आपको 2022 के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से होप आपको सारा कवर अप हो गया होगा, एक राउंड अप हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा। तो इसको अच्छे से थ्योरी थोड़ा पढ़ लेना और बुक एक बार रीडिंग करना, और जो डेरिवेशंस मैंने करवाया है अगर याद नहीं है तो वीडियोस यूट्यूब पे है, जाके सर्च करके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट जाके देख लेना, वहां पे जो जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया, जहां पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, वो वीडियोस देखना, और हो सके तो 1.5 स्पीड में करके देख लेना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डिटेल वीडियो है, बड़ा बड़ा वीडियो है, तो जल्दी वीडियोस खत्म भी हो जाएंगे,
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। सारा चीजें जो हमने रिवाइज किया वो आपका एक राउंड अप हो गया होगा, जिससे आपको आपके एग्जाम में आपको मदद हुई होगी। या अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको फ्रूटफुल लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए रिविजन वीडियोस अभी रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।